देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ रही है। अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना के केस 1 लाख से नीचे आ गए। देश में कोरोना से मौत की संख्या में भी कमी आई है। 24 घंटे में 2123 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 316 नए मरीज सामने आए, जबकि मरने वालों की संख्या भी 50 से नीचे रही। एक दिन में 41 लोगों की कोरोना से जान गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए मरीज सामने आए। मौत के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 295 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना के केस 1000 से नीचे मिले। 24 घंटे में 797 नए बीमार मिले। राज्य के किसी भी जिले में एक्टिव मरीज 600 से ज्यादा नहीं है, लिहाजा पूरे राज्य में कहीं भी कोरोना कर्फ्यू नहीं है। नोएडा में आज से मेट्रो भी चलने लगेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आगे करके की जा रही है। चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी के सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है, जिस पर राष्ट्रपति को ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके साथ खुद के खिलाफ दर्ज हुए केस को शुभेंदु अधिकारी ने झूठा बताया। वो 8वां सांसद जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है। ग्राउंड रियलिटी समझ के जो लिखा है उसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, करना चाहिए, मेरा भी गुंजाइश है। और दूसरा जो टीएमसी का स्टेटमेंट आया आपका मुंह से, आपका चैनल से, वो स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इस बार जो वायलेंस हो रहा है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, कम्युनल वायलेंस है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने इशारों में शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। राजीव बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जीती हुई सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है। राजीव बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग दिल्ली जाकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रहे हैं, जो जनादेश का अपमान है। बीजेपी के कुछ नेताओं के टीएमसी में जाने की अटकलों पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 76 सीटें किसी अकेले नेता के दम पर नहीं मिली हैं। पार्टी को वोट उसकी विचारधारा के आधार पर मिला। पहले टीएमसी को बताना चाहिए कि कौन सा सांसद या विधायक उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है। इसके बाद मैं इस मुद्दे पर कुछ बोलूंगा। उन्होंने बताएगा सांसद विधायक का काम, मैं अच्छा तरीके से इसका आंसर। आपको लगता है सब एकजुट नहीं, एकजुट के सवाल नहीं है। कोई इंडिविजुअल के डिसीजन के ऊपर बीजेपी के कुछ होने वाला नहीं। मुकुल राय आपके साथ है? नहीं, कोई इंडिविजुअल का बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी का जो वोट मिला 2,28,00,000, 38% से ज्यादा, 39% के करीब ये वोट विचारधारा का वोट है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी आज आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धू भले ही लोकप्रिय हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायक लामबंद नहीं हैं। रिपोर्ट में कमेटी की ओर से पंजाब में जारी विवाद के कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखा जा सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राज्य सचिवालय में ये मुलाकात होगी। ममता बनर्जी लगातार किसानों के आंदोलन का समर्थन करती रही हैं। टीएमसी के सांसद दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे। बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया था। कोरोना के केस कम होने के बाद राकेश टिकैत ने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। वैक्सीनेशन पर नई पॉलिसी के ऐलान के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की हर डोज के लिए 780 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए लिए जाएंगे। वहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पताल में
1145 रुपए प्रति डोज होगा। वैक्सीन की हर डोज पर 5% GST लिया जाएगा। इसके साथ प्राइवेट अस्पताल हर डोज पर 150 रुपए तक सर्विस चार्ज ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल 74 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि बच्चों के लिए ये कितना घातक होगा। उन्होंने कहा कि आगे भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। यूपी में ऑटो, टेम्पो और फल सब्जी वालों को विशेष अभियान चलाकर कोरोना का टीका दिया जाएगा। 14 जून से यूपी में इस अभियान की शुरुआत होगी। ड्राइवर्स के लिए आरटीओ पर, जबकि फल सब्जी वालों के लिए नगर निगम, नगर पालिका और परिषद दफ्तर में अलग से बूथ बनाए जाएंगे। कोरोना के चलते उत्तराखंड में लगाई गई पाबंदियों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब उत्तराखंड में बाजार और दुकान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। हालांकि मॉल, सिनेमा घर, जिम, पार्क जैसी जगहों को अभी बंद ही रखने का फैसला किया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की चालबाजी एक बार फिर सामने आई है। LAC के पास चीन के 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास किया। चीन के युद्धाभ्यास के बाद से भारतीय सेना भी अलर्ट है और चीन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। यूपी के कानपुर में बस और लोडर की टक्कर से 15 यात्रियों की मौत हो गई। बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। कानपुर के सचंडी के पास सामने से आ रहे लोडर से टक्कर के बाद बस पलट गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। उत्तराखंड पुलिस ने आज एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड STF ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ की ठगी में गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये ठगी मात्र 4 माह के अंतराल में की गई। चीन के स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप से ठगी को अंजाम दिया गया। देश के करीब 50 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। आरोपी के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 4 ATM कार्ड, 1 पासपोर्ट बरामद हुआ है। STF ने जांच में पाया कि ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशों को भी भेजा जा रहा था। हम लोग भी हैरान रह गए कि रोजाना जो है 50-100 करोड़ रोजाना बैंक में डेली के आना जाना इनका था। पैसे एक ही दिन में आए और एक दिन में निकल गए। तो ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ निकल गए, कितना, मतलब इसकी ट्रेल बहुत दूर तक है। विदेशों तक जो है बिटकॉइंस में चेंज होके बाद में विदेश में फिर वो दूसरे युआन, डॉलर सब इसमें भी चेंज हुए हैं पैसे। तो इसमें अभी थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएगी। बिहार के दानापुर में कोर्ट में पेशी के बाद 7 कैदी फरार हो गए। लगातार पुलिस दबिश के बाद कैदियों ने दानापुर के व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद कोर्ट में पेश किए गए थे और उसी दौरान जब बेल नहीं मिला तो मौका देखकर फरार हो गए, जिसके बाद कोर्ट में खलबली मच गई। घटना के बाद दानापुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कैदियों की तलाश में लगातार दबिश डाल रही है। सोनीपत में एक महिला को ऑनलाइन बियर का भुगतान करना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने उसको झांसे में लेकर 85,000 रुपए की ठगी कर ली। युवती ने ठगी की घटना के 1 महीने बाद मुकदमा दर्ज कराया है।
युवती ने गुजरात से पुलिस को मेल भेजकर शिकायत की है। महिला ने बताया कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया जिससे 85,518 रुपए कटने की जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने उस नंबर पर कई बार संपर्क का प्रयास किया, लेकिन दूसरी ओर से कॉल रिसीव नहीं की गई। उसने मामले को लेकर बैंक को भी शिकायत दी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। चेहरे 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 तो और बतेरे से, पर दिल तेरी बहन पे आ गया उसकी गेल मलेने फेरे से। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और महिला हेड कांस्टेबल का गाने पर डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल ऐप के जरिए गाने पर डांस वाला वीडियो बनाया गया। दोनों पुलिसकर्मी कोरोना के दौरान लगाई जाने वाली ड्यूटी पर तैनात थे, तभी ये वीडियो बनाया गया जिसमें वो बिना मास्क के नजर आ रहा है। पुलिस ने दोनों उन्नाव में प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसमें बंगरमऊ और माढ़ापुर की गल्ला मंडी में गेहूं क्रय केंद्र पर बारिश होने से गेहूं की बोरियां भीग गईं, जबकि केंद्र पर छाया के लिए लगे टीन शेड होने के बावजूद बोरियों को सुरक्षित जगह में नहीं लगाया गया। केंद्र प्रभारियों की लापरवाही के चलते सैकड़ों कुंटल गेहूं भीग गया। पूरे क्षेत्र में लगभग 4 से 5 हजार बोरी गेहूं भीगा है। इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद भी केंद्र प्रभारी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की सुरक्षा में भारी सेंध लग गई। क्षेत्रीय दौरे पर जाते वक्त एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। हमलावर ने उस वक्त हमला किया जब राष्ट्रपति लोगों से मिलने के लिए उनकी तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2024 में फिर से चुनावी मुकाबले में उतरने के संकेत दिए। 2024 में ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। नॉर्थ कैरोलिना में हुए रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में अगले साल के सीनेट उपचुनाव को भारी बहुमत से जीतने का दम भरा। ग्लोबल इंटरनेट डाउन होने की वजह से दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं और अखबारों की वेबसाइट ठप हो गई। रेडिफ, स्पॉटिफाई, अमेजॉन स्विच, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई संस्थाओं की वेबसाइट ठप हो गई। आउटेज के कारणों का अब तक नहीं पता चला। म्यांमार के नेता आंग सान सू की के खिलाफ सैन्य सरकार अगले सोमवार से कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। इसी साल फरवरी महीने में आंग सान सू की को यहां की सैन्य सरकार ने गिरफ्तार किया था। सू की पर गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोप हैं। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 44 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,54,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। नेपाल में वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हुई। चीन से मिले 10 लाख डोज के बाद नेपाल ने दोबारा वैक्सीनेशन शुरू किया। 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जापान द्वारा परमाणु प्रदूषित पानी को समुद्र में छोड़े जाने पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस फैसले की समीक्षा और निगरानी करेगी। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इस मामले में संपर्क किया था। सिंथेटिक कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला यूरोपीय देश बन सकता है। 13 जून को इस मुद्दे पर जनमत संग्रह होना है। पूरी दुनिया में सिर्फ भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सिंथेटिक कीटनाशकों पर पाबंदी है। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इजराइल हाइफा शहर के औद्योगिक क्षेत्र को बंद करेगा। समुद्र के नजदीक बसे इस शहर के औद्योगिक क्षेत्र को बंद करने की वकालत पहले भी हो चुकी है। पर्यावरण के अनुकूल वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों में इलाके तब्दील होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े डायनासोर की प्रजाति का जीवाश्म ढूंढा है। 9 से 9.5 करोड़ साल पहले धरती पर पेड़ पौधे खाने वाली डायनासोर की यह प्रजाति रहती थी। इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोटिटन कुप्रेंसिस नाम दिया गया है।